बजट की जो अवधारणा आई भारत में, वो लोकतांत्रिक विकास के साथ है, क्योंकि राजतंत्र में केवल बीते हुए सालों का लेखा जोखा रखा जाता था, जिसमें कितना खर्च हुआ, कितना राजस्व आया, और इस पर इसके प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं। और आगामी वर्षों के लिए राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा वल्लभ कोई स्पष्ट रूपरेखा तैयार नहीं करते कि ऐसा किया जाए कि ऐसा हो। यानी कि उस समय जन कल्याण या कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो आधुनिक सोच है उस समय नहीं थी। तो फिर ये कल्याणकारी बातें जो आने लगी, तो सरकार या व्यवस्था तंत्र अपनी जनता के लिए एक सुनियोजित तरीके से अपने दायित्वों का और अपनी कल्याणकारी उपक्रमों के निर्माण और उसकी पुनर्व्यवस्था का एक स्पष्ट रूपरेखा बनाने लगे। वैसे ब्रिटिश काल से ही जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो भारत में आधुनिकता शुरू हुई, उसी समय से एक बजट या एक अनुमानित लेखा जोखा रखने की बात होने लगी थी। भारत में आज़ादी के बाद हमने अपने विकास कार्यों के लिए, अपने कल्याणकारी अवधारणाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ढंग से विवरण तैयार कर, लेकिन शुरुआती दौर में विवरण तैयार करने के लिए सूचनाओं की आवश्यकता, मतलब कितने अब गरीब हैं, कितने क्या हैं, यानी कि भारत की वास्तविक आर्थिक स्थिति की गणना की जाती है और उसी के आधार पर हम आगामी वर्षों के लिए एक रूपरेखा तैयार करने, ऐसा होता है। यानी कि एक हम बजट तैयार करेंगे, सामान्य घरेलू कार्यों के लिए भी हम एक बजट तैयार करते हैं। उसमें सामान्य रूप से क्या होता है कि पिछले साल इतना तेल खर्च हुआ, इतना सब्जी में, इतना दवाई में, इतना इसमें, सभी का एक पिछले साल का एक जो डाटा होता है उसको सामने रखते हैं और उसके बाद अभी क्या खर्च हो रहा है उसको उस आधार पर एक विवरण बनाते हैं और इन सबों को मिलाकर अगले आगे के कार्यक्रमों के लिए एक अनुमानित आकलन करते हैं। यानी कि किसी भी बजट में सामान्य तौर से पिछले वर्षों का खर्च, आय और व्यय का लेखा जोखा, वर्तमान वर्ष में चल रहे आय और व्यय का लेखा जोखा, इन सबों के आधार पर हम भविष्य के वर्षों या समय के लिए आय और व्यय का लेखा जोखा रखते हैं। साथ ही उन सबों के बाद हम अपने कल्याणकारी सामाजिक आर्थिक सुधारों और योजनाओं का भी एक रूपरेखा रखते हैं कि सामान्य रूप से हमारा खर्च क्या होगा। यही बजट है। यानी कि हम पिछले वर्षों के आय और व्यय के आधार को बनाते हुए आगामी वर्ष के होने वाले खर्चे का एक अनुमान लगाते हैं और सबों का अनुमानित राशि, योजनाएं और दायित्वों को स्पष्ट रूप से एक बड़े पैमाने पर आंकड़ों के आधार पर हम एक लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं और उसी के आधार पर हम संचित निधि या राजस्व प्राप्तियां या पूंजीगत प्राप्तियों के आधार पर हम खर्च को एक अनुमान लगाते। यही बजट सिंपल वे में यही। लेकिन यहाँ कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं कि ये जो भारत में बजट बनाने की प्रक्रिया है वह हम पिछले कई सालों में, पिछले 3 सालों का आंकड़ा रखते हैं। 3 साल, पिछले 3 साल का आंकड़ा रखते हैं और उसी को हम उसी के आधार पर हम आगे के बजट का निर्धारण करते हैं। वैसे
बजट नाम की जो बात आई है, बजट शब्द बूझे शब्द फ्रांसीसी शब्द से आया है, बूझे, इसका मतलब होता है चमड़े का एक थैला, जिसमें वो वहाँ के संसद में पेश किया जाता था कि ये सब हमारा खर्च था, ये सब हम आगे खर्च करेंगे, यहाँ से इतना पैसा आएगा, इतना आएगा, और सारे का एक विवरण। भारत में बजट बनाने के लिए पूरे साल संस्थाएं लगी रहती, हर ब्लॉक से, हर जिला से, हर राज्य से आंकड़ों को संग्रहित किया जाता। हर राज्य के पास एक लेखाकार व्यवस्था होती है, जो इस पदों के लिए नियुक्त होते हैं। स्पष्ट रूप से केवल उनका यही काम है साल कि पूरे साल भर किसी काम में लगे रहते हैं कि हमको आंकड़ों का इंतजाम करना है, आंकड़े कहाँ कितना खर्च हुआ, कितना आया, कितना गया, तमाम चीज़ों का लेखा जोखा रखना, और उसी के आधार पर अपना एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, और इसी के आधार पर केंद्रीय सत्ता व्यवस्था का एक महालेखाकार और उसकी पूरी व्यवस्था है जो बजट को तैयार, ऐसी ही व्यवस्था है। लेकिन बजट का कोई भी बजट जब तैयार हो जाता है तो अंतिम अनुमोदन संसद का, याद रखना संसद, वैसे ये धन विधेयक है, इसको जो है लोकसभा पारित करती है, तो हम ये कभी नहीं कहेंगे कि लोकसभा, राज्यसभा भी जाता है, ये राज्यसभा की बाध्यकारी व्यवस्था है कि उसको 14 दिन के अंदर में पास करना है, लेकिन पास तो करना पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो ये पास यानी कि पेश तो होता है, और राष्ट्रपति इसको पेश नहीं कराता, बजट को राष्ट्रपति ही उसको पेश करवाता है लोकसभा में, लोकसभा के बाद राज्यसभा में, यानी कि संसद ही हमारे बजट का पास करने वाली संस्था है। अगर इससे क्वेश्चन पूछे तो इसमें लिखना है संसद, लेकिन पेश होता है लोकसभा, लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है वगैरह। इसको कंसेप्ट को क्लियर करना। जैसे बजट कई प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 5 प्रकार के बजट हैं। एक साधारण बजट, आम बजट, जिसमें हम पुरानी जो हमारी सूचनाएं हैं, आंकड़े हैं, पुराने खर्चे और आय और व्यय का, खर्चे का जो आंकड़ा है, उसके आधार पर हम आगामी वर्ष के खर्चे का आकलन करते हैं, और सामान्य रूप से सभी दायित्वों और कर्तव्यों, कल्याणकारी बातों को हम उसमें उल्लेखित करते हुए, ये आम बजट। यह बजट सामान्य तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो बजट है वो जीरो बेस बजट, जीरो बेस। इस जीरो बेस बजट में क्या होता है, एक दूसरे प्रकार का बजट है। इस बजट में क्या होता है कि हम पुराने साल, जो 3 साल का हम आंकड़ों को संग्रहित करते हैं, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं, कितना रक्षा में खर्च हुआ इस साल, तीनों साल के अनुमान पर लगता है कि इस साल कितना खर्च होगा, यानी कि सभी खर्च पिछले 3 साल। लेकिन जीरो बजट में क्या होता है कि पिछले आंकड़ों को हम गौन करते हैं, आंकड़ा तगड़ा हटाओ, वर्तमान को मूल्यांकित करते हैं, वर्तमान में हम फिर से समीक्षा करते हैं उस विभाग के तमाम खर्चों का। पुराने आंकड़ों के आधार पर नहीं जाते, हम नवीन आंकड़े, नवीन डाटा को हम अनुमान एक प्राप्त करते हैं, उसको हम मूल्यांकित, समीक्षा आदि करके तब हम नए साल के, आगामी वर्ष के लिए अनुमानित राशि का एक पूरा ब्यौरा तैयार करते हैं। जीरो बेस में पिछले आंकड़ों को जीरो मान लिया जाता है कि कुछ नहीं, एक प्रकार का बजट। एक है निष्पादन बजट। निष्पादन बजट नाम से ही लग रहा है निष्पादित, किसी काम को बस पूरा करने, कि हमने इस लक्ष्य, इस काम के लिए एक बजट तैयार कर रहे हैं। जैसे कि हम किसी शादी का बजट तैयार करें कि इस काम को कैसे निष्पादित किया जाएगा,
उसका उसका एक लेखा जोखा बनाते हैं। उस आधार पर खर्च और तमाम चीज़ों को हम उसमें व्याख्यायित करते हैं और उसके आधार पर हम एक बजट तैयार करते हैं। यानी कि एक टारगेटेड वर्क के लिए, एक काम के निष्पादन के लिए जो एक अनुमानित बजट तैयार करते हैं, उसे निष्पादित बजट करते हैं। यह सामान्य रूप से युद्ध के काल में या किसी विपरीत परिस्थिति के काल में इस निष्पादित बजट का काम होता है। और चौथा है आउटकम बजट। हम फिर से रिवाइज करें, आउटकम बजट। आउटकम बजट क्या है? आउटकम बजट क्या है? ये अक्सर हम निजी संस्थानें इस ऐसे बजट बनाते हैं कि अगर मान लीजिए अंबानी की कई कंपनियां हैं, कई प्रकार की कंपनियां, तेल शोधक कंपनियां, टेलीकॉम है, फलना है, बहुत तरह की कंपनियां। इस सारे कंपनियों का ये देखते हैं कि उसका आउटकम कितना, मतलब जो कंपनी जितना अधिक आउटकम देती है, लाभ अधिक देती है, उसका बजटीय प्रावधान उस आउटकम के आधार पर तैयार किया जाता है कि ये कंपनी लाभ में जा रही है, ये हमको अधिक फायदा पहुंचा रही है, इस पर बजटीय खर्च बढ़ा दिया जाए। जो कंपनियां कम हैं उसका बजटीय प्रावधान कैसे किया जाए कि यह सुधरे, यानी कि उसकी जो आउटकम है, जो वो लाभ या लाभांश या जो भी प्रॉफिट या उसका ग्रोथ के आधार पर हम एक बजट तैयार करते हैं। यह ऐसे बजट की व्यवस्था से उस कंपनी को एक स्वरूपगत कर, यह आउटकम बजट। और पांचवा है जेंडर बजट। जेंडर बजट बनाने वाला बिहार पहला। इसमें क्या था कि महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को मजबूत करने के लिए हम बजट में ही इनके लिए, महिलाओं के लिए एक अलग तरीके से, एक अलग स्वरूप के साथ पूरी व्यवस्था करते हैं, पूरा एक बजट तैयार। जैसे हर विभाग में, हर कार्यक्रम में महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाएगा, उसके लिए अलग से प्रावधान किया जाता है, खासकर एक खास जेंडर के लिए। तो ऐसे बजट को हम जेंडर बजट करें। इस प्रकार हम कुल 5 प्रकार के बजट के बारे में पढ़े। ऐसा क्वेश्चन इससे पूछता है। जीरो बेस बजट से पूछ चुका है क्वेश्चन, जेंडर बजट से बिहार में पूछ चुका है क्वेश्चन, आउटकम बजट भी पूछता है। लेकिन जीरो बेस बजट, जेंडर बजट, ये दोनों को समझ लेना है। आउटकम बजट प्राइवेट कंपनियों में होता है कि जितना आउटकम हो रहा है उसके आधार पर उसका बजट के प्रावधान करना। और एक होता है टारगेटेड बजट, निष्पादित बजट, निष्पादन बजट, कि खास निष्पक्ष काम को पूरा करने के लिए हम कैसे उसको एक बजट व्यवस्था करें, उसके लिए। और एक आम बजट है जिसको हम साधारण बजट कर सकते हैं। इस तरह से कुल 5 प्रकार के बजट। सबों को याद रखने का एक अच्छा तरीका है सबों घटनाओं से जोड़ना। हमारा जो सामान्य बजट है जो सरकार पेश करती है हर साल, वो आम बजट, सामान्य खर्चे का लेखा जोखा पिछले आंकड़ों के आधार पर हम आगामी वर्ष के आंकड़ों का एक स्वरूप तैयार करते हैं और इसको हम आम बजट कहते हैं। ठीक। दूसरा होता है निष्पादित बजट। निष्पादित ये होता है किसी कार्य के तत्काल व्यवस्था के लिए जो आंकड़े या खर्चे का ब्यौरा बनाया जाता है, उस काम को निष्पादित करने के लिए। जैसे कि हम युद्ध के समय में या किसी शादी समारोह में जो हम बजट बनाते हैं, उस काम भर के लिए, बस उसी काम भर एक निष्पादन करने के लिए एक निष्पादित बजट। जीरो बेस बजट पिछला आंकड़ा नहीं कि पिछले शादी में कितना खर्च हुआ हम नहीं जानते। इस बार हमारे यहाँ कितने गेस्ट आ रहे हैं, कितना टेंट में खर्च हो सकता है, कितना देना पड़ेगा, कितना ये वो, पूरा एक लेखा जोखा तैयार करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जितना तैयार किए वही रह जाए, उससे बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन एक अनुमान लगाया जाए। तो जीरो बेस बजट में पिछल का अनुमान नहीं, पिछल की शादी की बात नहीं, उसका हम डाटा रखे हुए हैं, उसी आधार पर हम अभी तैयार हैं। जीरो बेस में जीरो, आउटकम में हमको कितना आ रहा है, किस कंपनी से कितना लाभ मिल रहा है, उसके आधार पर हम उसके लिए बजट तैयार करें। और जेंडर बजट, महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था वाला बजट, तो हम जेंडर बजट करें। इस प्रकार 5 प्रकार के बजट हुए। आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन
आउटकम पहला है सामान्य आम बजट, निष्पादित बजट, जीरो बेस बजट, आउटकम बजट और जेंडर बजट। निष्पादित और आउटकम दो को पहले जान लो, ये दोनों थोड़ा अलग लग रहा है। निष्पादित बजट, आउटकम बजट। निष्पादित बजट किसी खास टारगेट काम के लिए निष्पादन के लिए किया जाता है, और आउटकम बजट प्राइवेट कंपनियों में जितना लाभ आ रहा है, जितना जा रहा है, उसके आधार पर हम उसके लिए बजट तैयार करते हैं। और रहा आम बजट भारत का। जीरो बेस बजट पिछले आंकड़ों को हम नहीं जानेंगे, उसको नई आधार बनाते हुए नए सिरे से हम आंकड़े कलेक्ट करेंगे और फिर करेंगे उसका अगला हम बजट तैयार करेंगे। और उसके बाद है जेंडर बजट, महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था बजट। इस तरह से 5 प्रकार के बजटीय प्रावधान। वैसे बजट की जो अवयव है, जो फैक्टर है, उसको समझना है। बजट में दो ही चीज होता है, आय और व्यय। कितना हमको आय होता है और कितना हम खर्च करते हैं। लेकिन इतना आसानी से हम कह दे रहे हैं कि इतना आय इतना व्यय, ऐसा होता नहीं। आय के कई स्रोत, जैसे भारत सरकार को, भारतीय व्यवस्था को 2 प्रकार का आय होता है। एक राजस्व प्राप्तियां और एक पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियों क्या है? राजस्व प्राप्तियों में सरकार उस पर कोई अपना दायित्वहीन कर्तव्य नहीं करते हुए कोई खर्च नहीं करती। सरकार उसमें कोई निवेश नहीं, कोई पूंजी नहीं लगाती। राजस्व प्राप्तियां जैसे अगर हम भूमि कर की बात या हम किसी टैक्स की बात करें, तो सरकार उस टैक्स वसूलने के लिए कोई उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं। जैसे कि आयकर में कोई बात नहीं, सरकार उसमें नहीं खर्च करती। लेकिन अगर हम पूंजीगत बातें करें तो जैसे भेल है, भेल की स्थापना, गेल की स्थापना, ONGC की स्थापना, सरकार ने वहाँ पैसा लगाया, वहाँ निवेश किया और वहाँ से उसको जो लाभ मिल रहा है, तो पूंजीगत प्राप्तियां। तो इस प्रकार 2 तरह का, एक राजस्व प्राप्तियां जिसमें सरकार की ओर से कोई भी खर्च या लागत नहीं लगा, वो राजस्व प्राप्तियों वाला आय। और एक पूंजीगत प्राप्तियां, ऐसी प्राप्तियां जिसमें सरकार ने अपनी पूंजी लगाई है और उसके बाद उससे वहाँ से उसको टैक्स या लाभ या लाभांश या कुछ मिल रहा है। तो 2 प्रकार का, एक हुआ राजस्व प्राप्तियां और दूसरा हुआ पूंजीगत प्राप्तियां। दोनों का एग्जाम्पल दीजिए। दोनों का एग्जाम्पल ये है कि ऐसा कर, राजस्व प्राप्तियां मतलब टैक्स वाला, जैसे संपत्ति कर। आपने संपत्ति आप बटोरे हैं, आपने मकान बनाया, जमीन खरीदी, ये खरीदा, वो खरीदा, तो आप अपना पैसा लगाए, अपनी संपत्ति वसूले और सरकार कहती है इसका आपको टैक्स दीजिए। सरकार इसमें कोई खर्च नहीं की, यानी कि सरकार ने आपको संपत्ति कर या इस तरह के कर के लिए कोई व्यवस्था नहीं। बिक्री कर और भी कई तरह की कर हैं, उसमें सरकार जैसे कई तरह के कर है। आय व्यय, जैसे कि आयात निर्यात कर, व्यापारी खरीद के ला रहा है, बेच रहा है, सरकार उसमें कहीं नहीं, लेकिन कहता है आप ले जाइएगा, लाइएगा, उसका टैक्स। जैसे कि हाल में पेशाब करने पर कर लग गया जीएसटी, ऐसा ही कर। आप कर रहे हैं पेशाब, आप पैसा दे रहे हैं, करीब 12% पेशाब करने पर लगेगा, 12% दी। इसमें सरकार का तो नहीं कहीं है, पानी पिया है अपना, हुआ सब कुछ किया है अपना। तो ये हुआ राजस्व प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्तियों में है कि सरकार बैंकों को जो पैसा दी है, बीमा कंपनियां हैं और भी कई ऐसी चीजें हैं, भेल है, गेल है और भी कई सी, रेलवे है, कई तरह की चीजें हैं जहाँ सरकार खर्च किए, जहाँ सरकार का उसमें पैसा लगा है, तो वहाँ से फिर लगाने के बाद वहाँ से जो लाभ, लाभांश और कई तरह के ब्याज और कई तरह की चीज, जैसे कि वो ऋण भी देती है सरकार, राज्य सरकार को, विदेशों को, कई संस्थानों को वो ऋण देती है, तो कहती उसका ब्याज दो, तो वहाँ पैसा लगाई हो। तो पूंजीगत प्राप्तियाँ, राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ, इसको बाद में हम अच्छे से व्याख्यायित ढंग से पढ़ेंगे। और खर्च, ये हुआ आय। सरकार को आय कहाँ कहाँ से होता है, उसका एक स्पष्ट लेखा जोखा है। और व्यय, खर्च भी सरकार का 2 तरह का, एक है योजनागत व्यय और एक है गैर योजनागत व्यय। योजनागत व्यय क्या है कि सरकार का जो दायित्व है, दायित्व मतलब कंपल्सरी वर्क,
जो सरकार है इसलिए करना ही होगा। सरकार को ये बाध्यकारी है योजनागत व्यय करना कि इसमें जो सरकार खर्च करती है कल्याणकारी कार्यों के लिए, अन्नपूर्णा योजना, फलना योजना, ये बहुत सी तरह की योजनाएं हैं जहाँ पर सरकार को जैसे किसी को पेंशन देना है, किसी को कुछ देना है, तो यहाँ पर जो सरकार खर्च करती है ये योजनागत है। और गैर योजनागत व्यय कि इसके बाद सरकार कहती है कि हम कुछ योजनाएं बनाएं, जैसे स्कूल बनाएंगे, कहीं फैक्ट्री लगाएंगे, कहीं कुछ रोड बनाएंगे, कई तरह के ऐसे गैर योजनागत व्यय है जिसमें सरकार खर्च करती है, वहाँ वो पैसा देती है बनाने के। इस तरह से दो तरह, एक हुआ दायित्व वाला खर्च, एक हुआ अपने विकास और संगठनात्मक कल्याणकारी कार्यों के लिए किया गया खर्च। जहाँ पर उस दायित्व नहीं है वो कर सकती है, नहीं कर रोड बनाएगी, नहीं बनवाएगी, ये गैर योजनागत है। लेकिन योजनागत मतलब योजना है, उसकी योजना है, उतना उसको खर्च करना है, पेंशन देना होगा, इस मद में उसको खर्च करना होगा, सब्सिडी देना होगा वगैरह वगैरह, जिसको उसको करना ही है। इस प्रकार से दो प्रकार के आय हुए, दो प्रकार के व्यय। सर ये जो विधवा और विधवा वगैरह को जो मिलता है पेंशन, ये नई सरकार आई तो रद्द कर सकती है? हाँ, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी दिनों से दोनों सरकार चला रही है। हाँ, चलाती है। कई तरह की नई योजनाएं भी आती हैं, पुरानी योजना खत्म होती है, पुरानी योजनाओं को नए सिरे से नाम दिया जाता है, कई बार बढ़ाया जाता है, कई बार घटाया जाता है। ये सब बहुत पेंशन होता है दोनों सरकारें दे रही है। हाँ, उसका योजना है, उसको देना पड़ता है, ये उसका है। लेकिन अब ये दायित्व वाला काम, हम दायित्व नहीं उठाएंगे तो आप क्या कीजिए, हम दायित्व नहीं लेंगे तो क्या कीजिए, इसमें दायित्व भी उसका अपना है कि हम दायित्व निभाएंगे नहीं, लेकिन जो है उसमें खर्च करना। जैसे कि पिछली सरकारों ने मनरेगा जैसे कि जो काम का जो अधिकार कानून था, काम का अधिकार कानून, इस समूह को काम देने का अधिकार दे दिया, मौलिक अधिकार। भोजन का मौलिक अधिकार बना, जिस तरह से शिक्षा का मौलिक अधिकार बना, भोजन का मौलिक अधिकार बना, उसके बाद तीसरा बन गया खाद्य पदार्थ रोजगार का मौलिक अधिकार। ये तीन मौलिक अधिकार जोड़े गए हैं इस लोकतंत्र में। आश्चर्यजनक बात कि आपको शिक्षा मौलिक अधिकार है, खाना मिले इसका भी मौलिक अधिकार है, और आपको रोजगार मिले ये भी मौलिक अधिकार का खंडन या उसको इग्नोर करना संभव नहीं है। लेकिन इसमें कई तरह के पेच लगा दी सरकार। जैसे मौलिक अधिकार है शिक्षा का, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मौलिक अधिकार नहीं है। आपको शिक्षा हम देंगे, मुफ्त भोजन देंगे और रोजगार आपको देंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का हम मौलिक अधिकार नहीं है। शिक्षा का आपको फ्री देंगे 14 साल। चलिए हम नाम निपटारा हो गया, अब स्कूल का क्या हाल होगा भगवान जाने। अब रहा भोजन का मौलिक अधिकार। भोजन का मौलिक अधिकार जिसको हम खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत उसको एक अधिकार दे दिया, उसके बाद कहा हुआ कि भोजन का अधिकार दिए हैं, लेकिन आप किसको दिया जाएगा, कितने लोगों को दिया जाएगा, इसका स्पष्ट रूपरेखा है ही नहीं। जैसे बिहार कहता है कि भारत में बिहार में 52% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। सबों को, बीपीएल वालों को, सबों को मुफ्त भोजन का अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार कहती है आपका डाटा गलत है। आपके यहाँ मूलतः जो है 32 से 36% ही बीपीएल रेखा के, बाद में कहा 28%, और 28% के आधार पर हम आपको खाद्य आपूर्ति करेंगे मुफ्त का। तो ये एक खेल है, और इसमें भी है कि आपको पौष्टिक भोजन देना है, उसका अधिकार नहीं। आपको केवल चावल गेहूँ दे देंगे, एक तीसरा चीज चावल गेहूँ और एक चना चावल गेहूँ चना, ये 3 चीजें दिया जा रहा है। बाकी आप जाने, हम न जाने। तो खाद्य का मौलिक अधिकार कहीं रहा। अब रहा रोजगार का मौलिक अधिकार बनाया गया है कि जिसको चाहिए रोजगार, आपका मौलिक अधिकार है, सरकार को देना होगा। लेकिन ये क्या कहती है कि हम किसी को रोजगार देंगे, श्रम देंगे, काम देंगे,
एक साल का 100 दिन का हम ठेका लेते हैं, 100 दिन मनरेगा के तरफ 265 दिन जाएंगे नहीं जी, वो आप जानिए। हम 100 दिन के काम के रोजगार की गारंटी योजना, रोजगार गारंटी योजना है ना, कोई भी आदमी जाकर ब्लॉक में अप्लाई कर सकता है कि हमको काम दें। 15 दिन के अंदर में आपको काम देना पड़ेगा। रोजगार जॉब कार्ड बनेगा, जॉब कार्ड बनेगा और उसके आधार पर आपको 5 किलोमीटर दायरे के अंदर आपको कहीं भी काम दिया जाए, श्रम वाला। आप स्किल्ड नहीं हैं, 100 दिन ले और एक परिवार से एक ही आदमी। अगर आपके परिवार में एक बेरोजगार है तो एक ही आदमी, 5 पर एक आदमी को, 5 से अधिक है तो 5 ही गिनती है। सरकार के आंकड़े में परिवार 5 ही संख्या में है, बाल बच्चा मिला के। अब उसको 4 बच्चा है कि उसके यहाँ दादा दादी भी रह रहे हैं, उसका उसके पास नहीं। हम 5 को मानेंगे और 5 में से एक आदमी को 100 दिन का काम देंगे, 100 दिन से अधिक नहीं। और वो जो 100 दिन का काम देंगे, एक दिन का जो मजदूरी होगा वो सरकार या स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी वो कितना देना है, हर स्टेट में अलग अलग। और ये आंकड़े जो होते हैं सामान्य रूप से इस पर सरकार का बहुत ही नकारात्मक होता है। वो इस आधार पर नहीं देती है कि अभी शायद 165 रुपया है, थोड़ा सा बड़ा है, 240 रुपया के आसपास प्रतिदिन हुआ है। लेकिन यहाँ मजदूरों को एक दिन के काम के बदले मिनिमम मिल रहा है तो 400 रुपया मिल रहा है। तो ये 265 रुपया के लिए वो दिन भर कहीं पर मिट्टी कटाई करेगा, मट्टी भराई करेगा, कुछ भी करेगा। और ये 100 दिन से क्या हो? इस तरह से सरकार काम के बदले आना, ये कहते हैं रोजगार गारंटी योजना, ये तमाम तरह की योजनाएं जो दायित्व वाली योजनाएं हैं उससे अपना तन्नी काटते हैं, अपना दायित्व निर्वहन करते हैं। अब चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार का खंडन होगा। अगर कहेगा कि हमको खाना नहीं दे रही है सरकार, आपने कभी ब्लॉक में शिकायत की कि हमको खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्था में हमको शामिल नहीं किया गया है, बस हो गया। और वहाँ 50 तरह का पेज लगा देना, आप अपना आय प्रमाण पत्र दीजिए, मौजूद दीजिए, वो दीजिए, थोड़ा ब्लॉक में जाइए, दक्षिणा दीजिए, तब जाकर आपका BPL कार्ड बनेगा। BPL कार्ड में 16 पॉइंट हैं, 16 पॉइंट में आप किसी भी पॉइंट को फुलफिल कर रहे हैं तो गए, आपका BPL कार्ड नहीं बनेगा। 16 पॉइंट में बड़ा विचित्र आपके यहाँ अगर TV है तब आप BPL नहीं है, आपके घर में चापाकल है तब आप BPL नहीं है, आपके यहाँ 3 रूम से अधिक का पक्का मकान है तब आप BPL नहीं है। बहुत तरह का ऐसा सब है। हाँ, वो सब BPL से बाहर है। अखाया सबके पास पैसा भी बना हुआ है। एक अलग मैटर है 16 पॉइंट वाला। और भी 16 पॉइंट विचित्र तरह का पॉइंट है, जिसका एक न एक पॉइंट में आप फंसिए जाए। स्मार्टफोन भी नहीं होना है, वो तो बहुत दूर की बात है। चापाकल जब आपके घर पे है, में है, उसका BPL नहीं। सर तो पानी कहाँ से पिएगा इंसान? हम कहीं सार्वजनिक स्थल से पानी मिल रहा है नहीं जाता है। और भी 16 तरह के पॉइंट हैं, क्योंकि हम मनरेगा में 2 साल काम किए हैं अच्छे पद पर, तो इस सब चीज़ को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा कहा है मनरेगा के तहत बहुत तरह की बातें होती थी। उसमें जब फिर क्या होता था, जॉब कार्ड बनवाता था, जॉब कार्ड आया, बनवाया, सर बोलो ठीक है। मनरेगा तहत काम करना है तो मशीन से काम नहीं कराना, उसमें पहली शर्त, उसमें श्रम, मानव श्रम का उपयोग, मट्टी भराई, तालाब खुदाई, बहुत तरह के काम थे ग्रामीण में, तमाम तरह के विकास के। लेकिन होता क्या था कि मजदूर कोई आया, कहा कि सर गांव में मजदूर, जैसे जॉब कार्ड के लिए बनाने के लिए निचला स्तर का एक और अधिक होता था कर्मचारी, वो क्या करता था कि जॉब कार्ड बनाने के पहले तो कहता था कि 265 रुपया है, चलो तुमको 150 रुपया हम फ्री में देंगे, तुम केवल अंगूठा मार देना और काम करने के लिए आने की जरूरत नहीं है। और उसके बदले में वो क्या होता था कि वहाँ से मशीन से रोड बनवा दिया, ये हो गया, काम खत्म। सरकार को दिखा दिया कि रोड बन गया है, मट्टी भरा गया है, इधर मजदूरों को पत्थर बैठा मिल गया 100 रुपया तो क्या है, लेकिन 100 एक दिन, और उसमें बहुत तरह का घाट है। तो इस तरह से बजट भारत में जो बनता है, बजट बनाने का जो प्रावधान है,
वो बहुत ही रहस्यमय ढंग से, व्यवस्थित ढंग से सारी चीज़ों को मैनेज किया। पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्तियों का खेल भी बड़ा विचित्र। राजस्व प्राप्तियां भी 4 तरीके की होती। एक सामान्य कर, कर में 2 तरह का कर, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें सरकार के पास सीधा पैसा जाता है। सीधा पैसा मतलब इस आप सरकार अगर कोई सेवा देती है, कोई चीज करती है, तो उसको आप सीधे पैसा कटवाते हैं, तो वो सरकार है, वो प्रत्यक्ष कर। और प्रत्यक्ष कर सरकार करेंगे। जैसे आप सामान कोई खरीदे, आप खरीदे दुकान से, और सामान जो खरीदे उसमें टैक्स लिखा हुआ है, सरकार ने इतना जीएसटी काटा, आप दुकानदार को कर दे रहे हैं एक्स्ट्रा पैसा, सरकार उस दुकानदार से ले, यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं आप सरकार को, अप्रत्यक्ष रूप से बीच में एक बिचौलिया है, जिसमें एक बिचौलिया रहे वह अप्रत्यक्ष कर, और जिसमें बिचौलिया नहीं है, सीधे सरकार के अकाउंट में जा रहा है, तब वो प्रत्यक्ष कर। इसी को हम अलग अलग ढंग से आपको दिमाग लगा के कैलकुलेट करना। इस तरह इसका एक लंबी सूची है, उसको आपको पढ़ना होगा। इसके बाद कई तरह के ऐसे प्रावधान हैं जिनको हम आगे व्याख्यायित करेंगे, लेकिन अभी आप प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर की लिस्ट को गंभीरता से पढ़ें, कारण कि इससे सवाल हर बार पूछे जाते हैं। आप कृपया इसको रोकिए।